हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ता ज्योति साहा। इन्होंने अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी की जर्नी कंप्लीट की आइजर भोपाल से। अभी ये एक पोस्ट डॉक्टर फेलो हैं आईसीटीएस बेंगलुरु में। आइए आज हम डॉक्टर मुक्ता ज्योति साहा के बारे में जानेंगे, उनके रिसर्च के बारे में जानेंगे और उनके रिसर्च की पीछे की छिपी हुई जिंदगी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं डॉक्टर मुक्ता ज्योति साहा का। हेलो मैम। हेलो, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी अभी यहाँ आके इस मोमेंट पे, मतलब कैरियर प्रोस्पेक्टिव से भी आप बता सकते हो या फिर नॉर्मल जिंदगी के बारे में भी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है for artist। हाँ। तो अभी आपकी रिसर्च क्या है? थोड़ा रिसर्च के बारे में अपने बताइए और अपने एकेडमिक टाइमलाइन के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो मैं पहले टाइमलाइन से स्टार्ट करके बताती हूँ कि क्या काम कर रही हूँ। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 2017 में। देन 2017 से 24 तक मैं आइसर भोपाल में इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट थी। एंड उसके बाद मैं फर्स्ट पोस्ट डॉक ज्वाइन किया आईसीटीएस टीआईएफआर बेंगलुरु में। और मैं काम कर रही हूँ थियोरेटिकल फिजिक्स में। एंड सब ब्रांच इज थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। तो मेरा बेसिक काम है यूजुअली विथ ब्लैक होल्स। आप सबको पता होगा रिसेंटली ब्लैक होल इमेज देखा गया है। एंड आई मीन इट्स थियोरेटिकली बहुत सालों से ये पता था, but it's the first time it was observed. And so black holes are very massive objects in our universe जहाँ से even light escape नहीं कर पाती है। तो एक natural सा interest community में है, क्योंकि black holes के चारों तरफ एक surface होता है जिसके beyond हमें कुछ पता ही नहीं कि अंदर क्या है। तो theoretically it's very interesting to know। और एक और बहुत अच्छी बात है कि स्टीफन हॉकिंग ने ये दिखाया था theoretically स्टडी करके कि आप अगर एक नॉर्मल कोल बर्न करोगे तो उसका एक टेम्परेचर होता है, उसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, जो हम सबको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉकिंग ने शो किया था कि इवन ब्लैक होल्स बिहेव लाइक दैट। तो उनका एक एंट्रोपी होता है, उनका एक टेम्परेचर होता है। अभी तक मेजर नहीं है वो टेम्परेचर, एक थियोरेटिकल ये प्रपोजल है, तो उसमें मैं काम करती हूँ। कैसे क्वांटम मैकेनिक्स को हम ग्रेविटी के साथ कैसे साथ में ला सकते हैं ऑन अ सेम फुटिंग इन अ यूनिफाइड थियरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड उसमें क्या बिहेवियर होगा ब्लैक होल्स का। ये मोस्टली मेरा काम है। काफी सिंपल तरीके से आपने काफी अच्छा जवाब दिया इसका। तो जैसे आपने पीएचडी अपनी कंप्लीट किया इधर भोपाल से, अभी आप आईसीटीएस में, ठीक है। आईसीटीएस प्योरली मतलब थ्योरेटिकल साइंस का ऐसा मैं मान सकता हूँ कि वो मंदिर है राइट। तो मुझे क्या आप बता सकती हैं क्या कि आपकी पीएचडी लाइफ और अभी जो आप पोस्ट डॉक कर रही हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस आए हैं आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये मुझे लगता है कि क्योंकि प्रोजेक्ट्स के नंबर सपोज बढ़ जाते हैं एंड ऑल्सो पोस्ट डॉक करते हुए मुझे खुद सीखना है कि मुझे प्रोजेक्ट्स खुद स्टार्ट करना है और ख़त्म भी करना है। मैं दूसरे प्रोफेसर्स के साथ भी काम कर रही हूँ, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये गिवन टाइमलाइन में मेरा काम मुझे खुद खत्म करना है, फिर से अप्लाई भी करना है नेक्स्ट पोस्ट डॉक के लिए। सो आई थिंक ये वाला प्रेशर एक थोड़ा सा अलग है। सो आई एम बिकमिंग ट्राइंग टू बिकम एटलीस्ट मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट। और पीएचडी के टाइम पे जैसे सुपरवाइजर थे, इवन दो रिसर्च कर रहे तो नया चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे, बट सुपरवाइजर रहेंगे तो बोलने के लिए टू पुश दैट यू हैव टू फिनिश इट बाय दिस टाइम। सो नाउ आई थिंक ओनली दैट हैज चेंज्ड एंड द प्रेशर हैज स्केल्ड बिकॉज आई हैव ग्रोन। सो आई हैव टू डू मोर, हैंडल मोर प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम। सो आई थिंक इन that is the main difference। लर्निंग फेज से आप निकल रहे हो। लर्निंग फेज अभी भी है, बट मुझे मोर मैच्योर होना पड़ेगा टू हैंडल ऑल द प्रोजेक्ट्स। तो क्या आपका ये रिसर्च का जो ये मतलब कैरियर जो आपने चुना है, ये हमेशा सही था कि आपको रिसर्च करना है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे भी? मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत सिंपल है, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे रिसर्च करना है। एक्सीडेंटल रिसर्चर? एक्सीडेंटल भी नहीं, बट आई मीन स्कूल में मुझे कभी तो डॉक्टर बनना था, कभी फिर इंजीनियर बनना था, व्हिच इज टिपिकल। घर पे सब बोलते थे कि यही दोनों लाइन है जो अच्छे हैं तो तुम यही करो।
बट उसके बाद somehow वो वर्कआउट नहीं किया, तो मुझे लगा मुझे साइंस जाना है, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू जॉइन मैथमेटिक्स, बट देन मैथमेटिक्स ना जाके मैं फिजिक्स चूज कर लिया। तो फिजिक्स करते करते एक्चुअली इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स इट वाज 2015, एंड 2015 में हम सबको आइंस्टाइन के बारे में तो पता ही है, सब बोलते हैं कि तुम आइंस्टाइन हो क्या, इतना जो बुद्धि है तुम्हें। तो आइंस्टाइन ने एक थियरी दिया था जिसको जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, and that actually describes all our universe in cosmological scales. So it's very interesting. So 2015 was the year when Einstein theory of gravity उसका 100 years हुआ। तो उसके लिए हमारे कॉलेज में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड देयर वर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अलोंग दिस डायरेक्शन। सो तब मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आया फर्स्टली, बट मैं कॉस्मोलॉजी करना चाहती थी शुरू में। उसके बाद तो नेचुरल प्रोग्रेशन की तरह मुझे आईसर भोपाल में मिला, तो यहाँ के जस्ट पढ़ाई करते करते आई फेल्ट आई लाइक द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, नॉट द फेनोमेनोलॉजिकल पार्ट। सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया। तो कभी एक्सपेरिमेंटल की तरफ आपका झुकाव नहीं था? नहीं, एक्सपेरिमेंटल की तरफ उतना मेरा झुकाव नहीं था, आई थिंक। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे मैथ्स करना आई थिंक बचपन से ही ज्यादा पसंद था, तो मुझे पेन एंड पेपर में कंप्यूटेशन करना ये ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। बट एक्सपेरिमेंट्स आई ऑफ कोर्स एडमायर, बट अदर देन दैट खुद के लिए मुझे लगता है कि करूंगी कुछ ऐसे मैथ्स। हाँ, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में भी तो मैथ्स वगैरह होता है ना थोड़ा बहुत ऐसा? हाँ, वो होता है। मोस्ट ऑफ द मतलब वो लोग एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट से ही खेलते हैं, लेकिन कम होता है, लेकिन होता है। हाँ, बट वो फॉर्मल एस्पेक्ट आपने कभी ट्राई नहीं किया? एक्सपेरिमेंट जैसे बैचलर्स में या मास्टर्स के टाइम पे हमें करना पड़ता था, बट मुझे हमेशा ही ये बुक्स पढ़ के ऐसा करना, थियोरेटिकल वाला पार्ट ही करना ज्यादा अच्छा लगता था। तो जैसे आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया जब आपके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ, जिसमें अलग अलग जगह से लोग आए होंगे और आपको पता चला कि हाँ ये भी कुछ चीज होती है, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। हाँ, राइट। हमारी नॉर्मल नोशन ऑफ फिजिक्स से आइंस्टाइन की थ्योरी कंप्लीटली डिफरेंट है। राइट, जो हम पढ़ते आते हैं ट्रेडिशनल, उससे वो काफी। हाई स्कूल में आई थिंक क्वांटम मैकेनिक्स का हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बट रिलेटिविटी हमें बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता। यूजुअली हमें बस यही लगता है कि सन की तरफ अर्थ अट्रैक्टेड होता है विद न्यूटन्स लॉ, बट देन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट जस्ट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। सो आई थिंक that's why I liked it. तो मतलब कि अगर कोई बैचलर या मास्टर्स में है और उसको नहीं पता है कि मतलब रिसर्च में चल क्या रहा है, या वो रिसर्च करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में या फिर जो स्कूल्स होते हैं उसमें जाने चाहिए। हाँ, वो तो अगर मौका मिलेगा तो अच्छा होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द करंट पीएचडी एंड पोस्ट डॉक। लेकिन वो क्यों बात करेंगे एक बैचलर से? क्यों नहीं बात करेंगे? अरे नहीं पता होता ना कैसे अप्रोच करना। सपोज आइजर में अगर है कोई, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं इस टर्म पे जहाँ पे एक लाइक ओवरलैप होता है विद द बीएसएमएस स्टूडेंट्स एंड आल्सो द पीएचडी स्टूडेंट्स, सो इन दैट सेंस दे कैन ऑलवेज इंटरेक्ट। राइट। बट अदर देन दैट आई थिंक पीएचडी स्टूडेंट्स को भी ओपन होना चाहिए टुवर्ड्स द फैक्ट दैट इफ समबडी इज अप्रोचिंग वाया ईमेल, दे शुड ट्राई टू हेल्प देम। हाँ, ईमेल वाला ये ठीक है, लेकिन क्योंकि जो लोग कॉलेजेस वगैरह में हैं वहाँ पे इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है कि आप किसी से इंटरेक्ट आप कर पाए। जो मतलब इंडिपेंडेंट मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको नहीं मिल पाता उतना एक्सपोजर। आई थिंक अंडरग्रेड्स के लिए जो स्कूल्स होते हैं, सपोज समर स्कूल होते हैं या फिर कुछ वर्कशॉप होते हैं, दे शुड ट्राई टू गो देयर इफ दे हैव लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड रिसर्च, क्योंकि रिसर्च लाइक बुक्स में जैसे लिखा हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड इट्स नॉट एन असाइनमेंट सॉल्विंग, ओके? तो बहुत डिफिकल्ट होता है इमोशनली एंड सारे फिजिकली, आईड आल्सो से इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप एक प्रॉब्लम लेके अगले दिन सॉल्व करते हैं असाइनमेंट की तरह। तो आई थिंक इस हिसाब से उनको बात करना चाहिए कि रिसर्च में एक्चुअली क्या होता है। हम कभी अगर बर्ड्स आई व्यू सुनते हैं किसी टॉपिक का, देन ऑल्सो वी डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली कैसे रिसर्च होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू करंट पीएचडी स्टूडेंट्स।
then they can decide. Were you asking academically or like दोनों ही आप बता दोनों ही? हाँ, मुझे दोनों के लिए ही लगता है कि probably before deciding they can interact with PhD students. राइट, जिससे उनको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि चल क्या रहा है और कैसे करना है. हाँ, क्योंकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है कि रिसर्च कैसे होता है. राइट, तो आप क्या बता सकते हैं कि रिसर्च होता कैसे? नॉर्मल 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहिए. हमारे फील्ड में मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ और मुझे उतना भी नहीं पता क्योंकि मुझे भी प्रॉपरली नहीं पता कैसे करते हैं. वो तो सीखते ही रहते हैं ना, सीखते रहते हैं हमेशा. हाँ, मैंने जैसे अपने गाइड से सीखा कि कैसे रिसर्च करते हैं एंड देन अपने सीनियर से भी सीखा. सो हमेशा हम एक ग्रुप में रहते थे तो सीनियर पीएचडीज एंड पोस्ट डॉक्स के साथ इंटरेक्ट करते करते हम सीखते थे. तो मेन गोल इज दैट मेरा गाइड हमेशा मुझे बोलती थी कि 364 days your calculations will not work. At least like for me I'm saying theoretical में. तो हर रोज गलत कैलकुलेशन करते रहते हैं. कभी कभी 2 महीना बहुत कॉन्फिडेंटली गलत कैलकुलेशन करते रहते हैं. एक दिन में वो पूरा टू थ्रो अवे ऐसा वाला. सो मुझे ये लगता है कि बहुत पेशेंस जरूरी है कि हर रोज अगर एक चीज नहीं हो रहा है, सेम पेपर की तरफ तुम्हें रोज देखना है, स्टिल यू हैव टू कम बैक एंड डू इट अगेन एंड अगेन. आई डोंट थिंक मैं अभी भी उसमें सक्सेसफुल होती हूँ, बट दिस इज व्हाट इट टेक्स. दैट वो स्ट्रेंथ चाहिए एंड पेशेंस चाहिए कि एवरी डे यू हैव टू शो अप फॉर दिस थिंग. एंड देन आई थिंक सम लॉजिस्टिक्स, जैसे तुम जो पढ़ रहे हो, एक पेपर पढ़ते पढ़ते यू फर्स्ट ट्राई टू समराइज इवन बिफोर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिराइव एवरीथिंग. सो व्हाई डोंट यू मेक समरी एंड देन व्हाई डोंट यू आल्सो रीड व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड ऑफ दैट पेपर जो उन्होंने रेफर किया है. ऐसा कर करके तुम्हारा स्पैन बढ़ता है. तो पहले हम बहुत छोटा सा एक चीज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता है देन हमारा अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड होता है. सो आई थिंक ये समराइज करना, फिर उस फील्ड में लोग एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को समराइज करके अपने हेड में रखना सो दैट इन फ्यूचर यू कैन डिफाइन न्यू प्रॉब्लम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अनदर एस्पेक्ट. हाँ, आई थिंक एंड एवरी डे यू हैव टू शो अप. दैट्स ऑल. राइट. ठीक है, तो आपने पहले बीएससी किया, फिर आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन कर लिया, फिर आपने आगे चल के पोस्ट डॉक ज्वाइन किया. मुझे ये जानना है, जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करते हो, आप पीएचडी में जाते हो, तो आप अपना फर्स्ट प्रॉब्लम डिफाइन कैसे करते हो? हाँ. जैसे वो सबका डिफाइन करने का तरीका अलग अलग रहता है, राइट? तो आपने कैसे डिसाइड किया था कि आपका पहला प्रॉब्लम क्या होगा? मुझे एक्चुअली कुछ प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड योर ओन प्रॉब्लम फर्स्ट. मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया था एक प्रॉब्लम. तो मैंने यहाँ पे क्योंकि आईपीएचडी थी मैं, देन उसकी 3rd ईयर में मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, एमएस थीसिस कर रही थी. एमएस थीसिस में मैं एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ रही थी एंड माय गाइड हैड टोल्ड मी दैट दिस इज माय प्लान, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट. और वो जस्ट मैंने चूज किया था. उन्होंने मुझे 3-4 ऑप्शन दिया था, उनमें से मुझे रफली जो अच्छा लगा आई स्टार्टेड रीडिंग दैट. और प्रीरिक्विजिट्स था, जैसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का कोर्स किया था, क्वांटम फील्ड थ्योरी का कोर्स किया था. करके लगा था कि अभी जो टूल्स मैंने सीखा है क्लास में उनको अप्लाई करके मैं ये कर पाऊंगी. सो दैट्स व्हाई आई चोज दैट ऑप्शन आउट ऑफ द 3-4 ऑप्शंस दैट शी गेव मी. देन वो पेपर ही, थीसिस में मैं वही पेपर पढ़ा, नया कुछ किया नहीं था. और फिर पीएचडी स्टार्ट में मैंने वो जो प्रॉब्लम उन्होंने दिया था उसमें काम करना स्टार्ट किया. सो पहला प्रॉब्लम वाज कंप्लीटली डिफाइंड एंड कैसे करना है, एवरीथिंग वाज टोल्ड बाय हर. आई फॉलोड हर इंस्ट्रक्शंस. बट व्हाइल डूइंग दिस आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद यंगर पीपल. एंड ये करते करते नेक्स्ट में जाके भी मैंने अपने सीनियर के साथ काम किया साइड बाय साइड. व्हेन आई वाज वर्किंग विद माय सुपरवाइजर इन अ प्रॉब्लम एंड देन आई वाज आल्सो वर्किंग विद अ सीनियर पीएचडी स्टूडेंट. तो ये करते करते मुझे आई थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले. सुपरवाइजर के साथ करते हुए आई ऑलवेज थॉट ओके शी इज अबव माई हेड, बट ऑलवेज व्हेन आई वाज वर्किंग विथ माई सीनियर देन इट वाज लाइक ही वाज आल्सो सुपरवाइजिंग मी, बट ही वाज आल्सो लाइक एन इक्वल टू मी.
तो वो मुझे बहुत आई फील लाइक काफी यंग एज में एक मैच्योरिटी देने के लिए हेल्प किया, एंड इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन नाउ डिफाइन न्यू प्रॉब्लम्स. सो ये दोनों पर्सपेक्टिव जब मिला मुझे, एक काफी मैच्योर इंसान का और एक काफी यंग स्टूडेंट का, सो ये दोनों मिला के देन आई स्टार्टेड फॉर डिफाइनिंग माय ओन प्रॉब्लम. राइट. तो जो पहली प्रॉब्लम उन्होंने डिफाइन की थी वो वर्क की. पहली प्रॉब्लम वर्क की काफी दिनों बाद. राइट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुपरवाइजर डिफाइन तो करते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करता है. हाँ, डेफिनेटली. राइट, तो अगर वर्क नहीं किया 1-2 सालों में फिर थोड़ा दिक्कतें आती हैं. राइट, वो प्रॉब्लम करते हुए एक्चुअली मुझे एक पोस्ट डॉक के साथ काम करने दिया था. सो दैट पोस्ट डॉक आल्सो हेल्प्ड मी टू डू ऑल द कैलकुलेशंस. वो प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफरेंट नहीं था एक पेपर से, बट कैलकुलेशन वाज हेवी. सो दैट पोस्ट डॉक रियली हेल्प्ड मी डू द कैलकुलेशंस. तब मैंने वो सीखा था. बट मेजर प्रॉब्लम आया था उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जहाँ पे हम मेरे और मेरे सुपरवाइजर को किसी को पता नहीं था वो कैसे सॉल्व करना है. सो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था. आई थिंक वो मेरा थीसिस का मेन काम था, बट वो भी वर्क किया था. इन बिटवीन वी ट्राइड समथिंग एल्स दैट डिडंट वर्क आउट, बट ये मेन प्रॉब्लम मेरा थीसिस का वर्क किया था शुरू से. तो आप जैसे आप कोई प्रॉब्लम लेते हो, उसको सॉल्व करते हो, कभी वर्क करेगा कभी नहीं करेगा. राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी 1-2 प्रॉब्लम लगातार ही नहीं वर्क करती है. हाँ, उनको सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए? हाँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगेगा कि ओके 6-7 महीने का एफर्ट कभी भी जा सकता है. राइट, और तो मुझे हमेशा लगता है कि एज अ PhD स्टूडेंट्स, तब PhD जब थी तब ये फील नहीं होता था कि यू हैव द मोस्ट टाइम दैट यू विल गेट. इसके बाद टाइम उतना नहीं मिलेगा नया चीज सीखने के लिए. तो इवन तो तुम एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, आप ये ट्राई करो कि तुम्हारे पास रोज प्रॉब्ली 1 or 2 hours you dedicate to reading some new things. ओके, सो आर्काइव बोल के एक चीज होता है जहाँ पे लोग अपना प्रीप्रिंट्स डालते हैं. सो वो डेली अपडेट होता है. सो आई थिंक चेकिंग आर्काइव फॉर आवर फील्ड इज प्रॉब्ली अ वेरी गुड हैबिट. तो आप चेक करते रहो, एंड देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग टूल्स. जैसे कि एक टर्म आपको समझ में आता है तो उस टर्म से रिलेटेड जितने भी पेपर्स है उनको पढ़ने की कोशिश करो खुद से, नॉट जस्ट व्हाट योर सुपरवाइजर इज टेलिंग यू टू डू. फिर दूसरे टॉक्स सुनने की कोशिश करो. जब कोई स्पीकर्स आएगा, अगर एक लाइक आईसर्स में या फिर IITs में आते रहते स्पीकर्स, सो यू लिसन टू देम. वहां पे भी आप टूल्स कलेक्ट करने की कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म मैं सीख गई, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड कॉमन पेपर्स, उनको पढ़ने की कोशिश करो. सो ये पढ़ते रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे. जब एक चीज वर्क नहीं कर रहा तो लाइफ स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा. और नया चीज जब सीखते रहोगे, एंड पहले ही मैंने मेंशन किया था कि यू हैव टू समराइज, देन कीप समराइजिंग. तो आपके पास बहुत सारे टूल्स कलेक्ट हो जाएंगे, इवन तो आपका ये वाला फेल कर रहा है प्रॉब्लली. सो देन वो नया टूल्स यूज करके आप कुछ नया सीख सकते हो, एंड नया कुछ काम प्रॉब्ली कर भी सकते हो. जैसा कि हमें सबको पता है, जैसे आपने बताया कि आइजर से आप PhD हो. हाँ. तो कोई भी अगर आइजर से PhD करता है, मतलब मोस्ट ऑफ दी लोग ये कोशिश करते हैं कि वो पोस्ट डॉक जो है वो बाहर ज्वाइन करें. राइट, फॉरेन में. हाँ, बिल्कुल. आपने भी ये कोशिश की होगी. बिल्कुल की. तो आपने कितनी कोशिश की थी और क्या चीज आप ऐसी नहीं कर पाई जिससे लगता है आपको कि आपको पोस्ट डॉक नहीं मिला बाहर? अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता. ठीक है, मतलब आपने क्या क्या किया तो वही बता दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कुछ जनरल चीजें बता दीजिए कि एक एप्लीकेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके. एक एप्लीकेंट को ओके, जो चीज मैंने नहीं किया था कि आई डिड नॉट रीच आउट टू मेनी पीपल. एप्लीकेंट्स को दूसरे कैसे रीच आउट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताइए. दोनों. अगर मतलब वर्कशॉप्स या स्कूल्स में जाने का मौका सबको नहीं मिलता. फॉर फॉरेन स्कूल्स एंड से उनका कभी फंड नहीं देंगे प्रॉब्लम. राइट. तो पहला कोशिश तो होना चाहिए कि तुम जितने जगह विजिट कर सको अपने फाइनल इयर्स ऑफ PhD में वो करो. और विजिट कर भी रहे हो तो वहां जाके बात करो लोगों से. सो वो चीज मैंने नहीं किया. तो आई थिंक दैट इज समथिंग एप्लीकेंट्स शुड डेफिनेटली डू. बट मुझे नहीं पता एक्सपेरिमेंटल में कैसे होता है. थ्योरेटिकल में आई हैव फेल्ट कि ऐसा ही होना चाहिए था.
So that is the first thing. And then you write your research statements. You use like make others go through it. Okay. सीनियर पोस्ट-डॉक्स जिनको अच्छा जॉब मिला है उनसे एक बार वेरीफाई करा लो कि इफ इट्स करेक्ट और नॉट. राइट. और हमेशा आई थिंक रिसर्च प्रपोजल में हमें एक रिसर्च स्टेटमेंट लिखना होता है. जब हम फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं पीएचडी के इमीडिएटली बाद, तब मोस्टली यू आर आस्क्ड टू राइट व्हाट यू हैव डन इन योर थीसिस. बट वहाँ पे अगर आप थोड़ा ज्यादा फ्यूचर डायरेक्शंस में फोकस कर सकते हो, वो आपको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा कि आप किस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो. यू सी दैट व्हाट दैट ग्रुप वर्क्स ऑन, उनका करंट रिसर्च टॉपिक क्या है, और अब अगर कोई कनेक्शन ढूंढ पाते हो अपने रिसर्च के साथ उनके रिसर्च का, सो देन ऐड देम इन योर रिसर्च स्टेटमेंट. लाइक सो ये करना है कि कैसे आप वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करोगे और फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या होंगे ये थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट करो. वो मैं करती थी. बट अभी आपका पहला क्वेश्चन कि मैंने 200 जगह पे अप्लाई किया, तो कुछ जगह में मैंने वो टेलर किया उस पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से, बट हर जगह करना पॉसिबल नहीं है. सो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रख के अगर लोग वो और ज्यादा कर पाए तो प्रॉब्ली दैट विल बी बेटर. कितने दिन पहले एप्लीकेशन शुरू कर देना चाहिए? जैसे मान लीजिए मेरी पीएचडी खत्म होने वाली है या फिर मैं थीसिस सबमिट करने वाला हूँ विद इन 1 or 2 मंथ, तो आपके हिसाब से कितना दिन पहले हमें एप्लीकेशन जो है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए वो अप्लाई कर देना चाहिए? सो थियोरेटिकल हाई एनर्जी में जो होता है कि पोजीशंस एक पर्टिकुलर लाइक इवन तो ऑल ओवर द ईयर इट विल कम, बट एक सीजन होता है पर्टिकुलरली नवंबर दिसंबर में आता है सारा. सो वहाँ पे हमारा कुछ वेबसाइट्स होता है जहाँ पे हम जाके चेक करते हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं. तो आपको ऑलमोस्ट 1 साल पहले शुरू करना चाहिए. तो ये होता है नवंबर दिसंबर की सेशन में जो आएगा एप्लीकेशंस, उसका ज्वाइनिंग यूजुअली नेक्स्ट ईयर अगस्त में होगा, अगस्त या सितंबर. तो आपके पास इन बिटवीन ये 7-8 महीना टाइम रहता है, तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए. सो मैंने थीसिस सबमिट करने के काफी पहले ही स्टार्ट कर दिया था एप्लीकेशन करना. एंड इनफैक्ट आई सबमिटेड माय थीसिस आफ्टर आई गॉट द ऑफर फॉर अ पोस्टडॉक. सो वो डिसाइडेड नहीं था. तो आपने जो 200 एप्लीकेशंस किए थे उसमें कुछ इंटरव्यू के कॉल्स भी थे? हाँ, इंटरव्यू के कॉल्स थे. 200 एप्लीकेशन में मैंने कुछ जगह बाहर भी इंटरव्यू दिया है. कई जगहों पे मुझे बोला गया कि फाइनली दैट वी हैव अ बेटर कैंडिडेट, दैट कैन हैपन. बट काफी जगहों में मुझे बताया नहीं गया. So I think that is one disheartening fact I have seen कि usually I understand बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. सपोज 500 एप्लीकेशन गए एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो they cannot email individually that we are rejecting you. That is fine. But इंटरव्यू के लिए जब शॉर्टलिस्ट करते हैं then the number has reduced probably 20. Right. उससे ज्यादा नहीं होगा. तो उन 20 लोगों को आई थिंक उनको थोड़ा और ज्यादा एलेबोरेट करके बताना चाहिए कि आपके इंटरव्यू में ये कमी थी, या तो आपके साथ हमारा मैच नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट चूजिंग यू. बट ये मेरे साथ नहीं हुआ. आई हैव फेल्ट लाइक at least to 2 or 3 places I have given the interview and then I was waiting for them to get back to me, but they didn't. So that was I think a little bit disheartening. बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनको कुछ जनरल स्टेटमेंट लिख के आता है कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास फंडिंग नहीं है. या फिर ऐसा मतलब एक जनरल टाइप का वो, और वो मोस्ट ऑफ द जो ईमेल के रिप्लाई आते हैं उसमें ऐसे लिखा रहता है कि बहुत ज्यादा लोग थे इसलिए हम नहीं ले पाए आपको. आप बहुत ज्यादा अच्छे हो लेकिन तब भी नहीं ले पाएंगे आपको. और ये सब चीजें भी आती हैं. लेकिन उसमें जो है कुछ एलेबोरेट करके नहीं लिखा जाता कि हाँ इसलिए आपको नहीं लेंगे, जिससे वो एप्लीकेंट एटलीस्ट थोड़ा सा खुद में सुधार कर सके और नेक्स्ट टाइम जब दे तो वो थोड़ा बेटर हो पाए. उसमें मुझे लगता है कि वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया हो. क्योंकि एकदम बेसिक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आने के बाद वो लोग एक प्रिलिमिनरी शॉर्टलिस्टिंग करते हैं. देन शॉर्टलिस्टिंग में आइदर वो इंटरव्यू लेते हैं या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहते हैं. That I don't know, but if you don't make it to the short list, then वो generic वाला भेज देते हैं. So probably they haven't even read your research statement properly. So that's what I feel. Just like Princeton University से एक ऐसा generic reply मेरे पास आया था. I was sure Princeton
दूसरे यूनिवर्सिटी में मुझे मिलेगा नहीं. So I knew they have not read my statement. क्यों नहीं मिलेगा, क्यों आपको ये लग रहा था? Okay. I mean, I think it's one of the most premier institutes, and I don't think I have done up to the marks. मतलब ये तो सेल्फ डाउट वाली बात हो गई. नहीं, ये सेल्फ डाउट वाली बात नहीं है. I know what kind of research they do, and I knew that I'm not up to the mark, so I did not even expect. ये भी सेल्फ डाउट है. ठीक है, चलिए. तो मान लीजिए जैसे आपने बताया बहुत सारी जगह आपने पोस्ट डॉक्टरल एप्लीकेशंस किए. हाँ. कोई मान लीजिए ऐसे करता है उस जैसे आपने किया, फिर आपने इंडिया में भी अप्लाई किया और आपको इंडिया में मिल गया, राइट? हाँ. मान लीजिए कोई करता है बाहर, उसको नहीं मिलता है, फिर वो इंडिया में भी अप्लाई करता है, उसको इंडिया में भी नहीं मिलता है. अभी उसको पीएचडी के बाद करना क्या चाहिए पॉडकास्ट चलाने के अलावा? तो डिपेंड करता है उनका गोल क्या है में. अब अगर रिसर्च ही करना है तब उनको कोशिश करना चाहिए कि एक्सटेंशन मिले, पेड एक्सटेंशन, या फिर अपने सुपरवाइजर को पेड एक्सटेंशन जहाँ से उन्होंने पीएचडी की है. हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में होता है. आपका फेलोशिप शायद थोड़ा कट कर देंगे, बट वो आपको एक नॉमिनल अमाउंट देंगे टू सस्टेन योरसेल्फ. सो उसको प्रोबेबली 6 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल गया. लेकिन ये तो प्रोजेक्ट अगर है आपके सुपरवाइजर के पास तभी मिल सकता नहीं, है. कुछ इंस्टीट्यूट्स में एक्चुअली होता है, जब इंस्टीट्यूट फेलोज के लिए भी होता है. आइजर्स में नहीं है. अभी नहीं है, पहले था. ऐसे भोपाल में डेफिनेटली था पहले, अभी वो लोगों ने बंद कर दिया है. एंड सेकंड ऑप्शन इज ऑफ कोर्स आपके सुपरवाइजर का अगर कोई प्रोजेक्ट फंड है तो वहां से वो आपको कुछ कर सके तो. एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन इज अप्रोचिंग योर ओन इंस्टीट्यूट टू probably hire you as a research associate, which is not a postdoc, which is a lower position than postdoc. Then it will allow you to sustain for some time. And then जो मैंने बोला कि postdoc का एक सीजन होता है, बट सीजन के बाद भी आता रहता है. इवन समर में कुछ पोस्टडॉक्स आते हैं एप्लीकेशंस. देन यू कैन ट्राई टू अप्लाई मोर. Then you can try to write to other places for RA positions, research associate, or you can ask them for academic visits. So having said that, if you want to continue research, then you have to do a postdoc, I guess, because usually PhD के बाद job मिलना काफी difficult है. You need some postdoctoral experience. तो उसके लिए I think this is the standard thing one should do. Okay. Probably I'll have to think next time. तो मतलब वही कि लगे रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा ऐसा करके, राइट. मान लीजिए कोई किसी ने अप्लाई किया फॉरेन में, कहीं पे भी अप्लाई किया, राइट, पोस्टडॉक पोजीशन के लिए, और क्योंकि वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस फिर सिलेक्शन प्रोसेस होने में 6 महीने के अराउंड लग जाता है, राइट? नॉट एक्चुअली, नॉट इन मैं फिजिक्स एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ कि 6 महीने के अराउंड लग जाता है, राइट? मैंने अभी पीएचडी मतलब अपनी थीसिस खत्म की, मैंने इंडिया में भी किसी को अप्रोच किया था, ठीक. उसने कहा ठीक है आप आ सकते हो, आपने वहां जाके काम शुरू कर दिया. अभी अगली जगह से आपको कॉल आ गया कि आपको आना है. अभी आप क्या करोगे, क्या करना क्या चाहिए? ओके, तब आपको इट डिपेंड्स कि नेक्स्ट वाला पोजीशन कब से स्टार्ट होता है. ठीक है. इफ इट्स आफ्टर 6-7 मंथ्स, आपने अगर 1 साल तक कर लिया है इधर काम, तो आप अपने प्रोफेसर को जिसके अंडर आप काम कर रहे थे उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कैन आई ज्वाइन देयर, बिकॉज इट्स अ बेटर प्रोस्पेक्ट ऑफ कोर्स. You can be honest with them. I think mostly the faculty members are quite helpful in this. They may not be. There can be exceptions, but mostly they are, at least in our field. So you can probably talk to them that मान लीजिए 1 साल से कम में आ गया, तब आप नेक्स्ट पोजीशन में थोड़ा पुश कर सकते हो थोड़ा सा. ओके, मतलब वहाँ पे मेल करके कि मैं थोड़ा और टाइम लेके जाऊं. और यहाँ पे अगर एक अच्छी बात है कि थियोरेटिकल फिजिक्स में आप काम कहीं से भी कर सकते हो. You don't have to be there because you can always have online meetings. तो आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे, you can request them, हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया है, and we can talk online. We can still work even when I'm joining that other place. So maybe this is how. So यहाँ पे भी आप थोड़ा उनको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो, and then नेक्स्ट पोजीशन में थोड़ा पुश बैक करके that is one solution. तो जैसे आप ICTS में पोस्टडॉक हो अभी, वहाँ का जो रिसर्च कल्चर है और अपने आइजर भोपाल का जो रिसर्च कल्चर है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने मिले? एक डिफरेंस मुझे डेफिनेटली देखने को मिला कि
ICTS एक्चुअली ICTS एक बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट है. आईसर भोपाल काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है. देन आईसर भोपाल में बहुत सारे ग्रेजुएट्स लाइक अंडर ग्रेड्स भी है जो कि ICTS में नहीं है. ICTS में कुछ मास्टर्स होते हैं बट डेफिनेटली नॉट बैचलर स्टूडेंट्स. तो वहाँ का कल्चर, हाँ वहाँ का कल्चर आई थिंक मच मोर इट्स अ रिसर्च सेंटर. तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस चलता रहता है. सो वो एक काफी प्लस पॉइंट है फॉर द PhD स्टूडेंट्स देयर एज कम्पेयर टू हियर, कि यहाँ पे कभी उनको जा सकता है कि मौका नहीं मिला बाहर के लोगों के साथ बात करने के लिए. वहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई टॉक रहेगा और हर हफ्ते कोई ना कोई स्कूल चल रहा है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर to people outside of their institute. That is there. And एक और चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि being a small institute, there is only one canteen, so all of the people eat there, so they are always interacting together. It's much more open in that sense. यहाँ पे जैसे हाँ यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा एंड देन आपको बात करना पड़ेगा. सो आई थिंक फैकल्टी और स्टूडेंट्स थोड़ा अलग हैंग आउट करते हैं, सो थोड़ा गैप ज्यादा है. वहाँ पे गैप उस हिसाब से कम है. सो दैट इज अनदर थिंग. सो एक्सपोजर तो काफी ज्यादा है वहाँ पे. ओके ठीक है. तो काफी अच्छे से आपने बताया. चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हमारी रिसर्च से रिलेटेड. अब मैं थोड़ा चैलेंजेस के बारे में पूछना चाहूँगा. जैसे सभी के जीवन में कोई भी रिसर्चर है या फिर कोई भी है, उसके जिंदगी में दो टाइप के चैलेंजेस होते हैं. एक पर्सनल चैलेंज होगा और एक प्रोफेशनल चैलेंज होगा, राइट. एक मैं अगर लड़के रिसर्चर की बात करूं तो उसकी जिंदगी में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस होते हैं. हाँ. और एक वुमेन इन रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो उनकी जिंदगी में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या थे? ओके, मेरे लिए पर्सनल चैलेंजेस एज इन मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरा करियर को लेके, बट आई जस्ट हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो तो सबको होता है, दैट इज जस्ट देयर. बट मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता था. Other than that, I think in some cases there are some discriminations between men and women, but I have never faced that personally. So उस हिसाब से मुझे अपने आप को बहुत लकी फील होता है. I mean, there should not be any discrimination, but I know discrimination exists, but I did not have to face that. Okay. So मैं ऐसे तो मुझे खुद ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ. ओके, बस एक मैन रिसर्चर और एक मेरे में कोई डिफरेंस नहीं था. बट आई हैव सीन पीपल हु हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. उनके घर से प्रॉब्ली सपोर्टिव नहीं थे एज सच. ठीक है. और या तो इवन वर्क प्लेस में दे विल फील सम discrimination because they are women, their views will not be taken too seriously. ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है. But I have not faced it. So I may not be the good person to say उनको क्या struggle होता है. But I think this is something everybody should talk about, and there can be more women cells जहाँ पे जाके वो लोग बता पाएंगे. आपको ये नहीं फेस करना पड़ा कि क्योंकि आपकी सुपरवाइजर फीमेल थी इसलिए या? That may have been a great point in that. कि हमारे ग्रुप में हमेशा वो था कि मेरा सुपरवाइजर एक फीमेल है एंड हमारे ग्रुप में हमेशा से ही बहुत सारे फीमेल मेंबर्स थे. तो आई थिंक that may have helped me. But other than that, पर्सनली तो लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. इन जनरल वुमेन को हायर एजुकेशन देने में जो होता है कि फैमिलीज उतना सपोर्ट नहीं करना चाहती बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और सो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम. अभी पे स्केल भी बढ़ रहा है इवेंचुअली, सो मे बी फैमिलीज विल स्टार्ट टू सपोर्ट देयर मैरिज प्रेशर, सोशल प्रेशर, पता नहीं क्या वो वाला है. बिकॉज इट इज अ लॉन्ग कमिटमेंट. you need to give a long time research. So but in workspace also there are some we need some more awareness. That's what I feel. okay ठीक है. तो अब ये तो काफी सीरियस टॉपिक हो गया. मुझे आपने पर्सनल चैलेंजेस तो बताए, प्रोफेशनल चैलेंजेस कुछ आए थे आपके जिंदगी में? प्रोफेशनल चैलेंजेस मतलब ड्यूरिंग PhD जैसे कुछ ना हुआ या आपने कुछ किया नहीं हो पा रहा है? हाँ, जो भी आप बताना चाहें. ओके, एक होता था कि जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी काफी दिनों से, 1.5 years और 2 years.
सो उस टाइम पे वो वर्कआउट नहीं कर रहा था एंड एवरी टाइम आई थॉट इट विल नॉट वर्कआउट. ऑलवेज आई फेल्ट लाइक आई हैव गिवन मोस्ट ऑफ माय पीएचडी ऑन दैट प्रॉब्लम, सो इट वाज नॉट वर्किंग इनिशियली. When I started, I was a very junior student. When I finished the problem, I already started applying for postdoc program. So I think that was one of the most प्रोफेशनल चैलेंजेस. ओके. तो अच्छा, जैसे आपने बताया आप एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हो, राइट? हाँ. आपको पेन और पेपर लेके उस पे कैलकुलेशंस करना आपको पसंद है, राइट? तो आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? ओके. पीएचडी के टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस आई थिंक कुछ था ही नहीं. हमारे फील्ड में जो होता है, इट्स गुड दैट देयर इज नो प्री कंसीव्ड टाइम दैट आपको 9 से 5 तक आके काम करना पड़ेगा ऑफिस में. But having said that, there are people who will work probably all night. Okay. So that is also there. So that is a peer pressure on you. ठीक है. तो PhD के टाइम पे मुझे वो प्रेशर बहुत फील होता था and it would hamper my mental health. So it would be very difficult. So after that, now I sort of try to follow the 9 to 5 thing, imposing it on my own. But nobody imposes on me. I try to follow that. I will work between 9 or 10, let's say 10 to 5. Yeah, that's what I try. तो आपके हिसाब से एक जो रिसर्चर है, एक आइडियल रिसर्चर कैसा होना चाहिए? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन. बिकॉज नहीं, आइडियल रिसर्च का मतलब कि वो अपना रिसर्च भी अच्छे से कर ले और जो बाकी की जो सोशल लाइफ है वो भी अच्छे से हैंडल करे. most of the time good researchers are not good social beings. But I think ideal researcher बोल के कोई टर्म होना नहीं चाहिए. Even that everything is up to you. आप कैसे काम करोगे आपके ऊपर है. So I don't think there is any common definition. ये सबका अपना अपना होना चाहिए. ठीक. तो अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से अच्छा सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए? अच्छा सुपर ये आप बता सकते हैं, राइट? हाँ, इसमें मैं, क्योंकि आई हैव बीन सुपरवाइज्ड, सो आई नो कैसा होना चाहिए. आई थिंक सुपरवाइजर के साथ लाइक एकेडमिक डिस्कशंस तो होंगे, उनके साथ इनसाइट्स आपको मिलेगा और आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो आपका सुपरवाइजर एकेडमिकली काफी एस्टैब्लिश्ड हो. सो लेट मी नॉट टॉक अबाउट द एकेडमिक्स. वो हमेशा कॉमन है, राइट? हमें लगता है कि अच्छा प्रोफेसर मिल जाए. बट other than that, I think it's very important that your supervisor respects you as a human being. वो मुझे बहुत important लगता है. And they don't treat you as their inferior being और हमेशा आपके बातों को वो रिस्पेक्ट दे एंड इम्पोर्टेंस दे. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. एंड देन ऑल्सो इफ यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, लाइक एक सुपरवाइजर का काम सिर्फ एकेडमिकली सुपरवाइज करना नहीं, ऑल्सो मेंटली सुपरवाइज करना भी होना चाहिए. तो आप अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स से जा रहे हो, यू डोंट हैव टू गिव देम द डिटेल्स ऑफ व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, बट दे शुड बी वेरी एम्पैथेटिक टू योर प्रॉब्लम्स. दैट एक 5 साल का ड्यूरेशन होता है टिपिकली. उस 5 साल में आप बहुत ग्रो करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन फेस मल्टीपल चैलेंजेस. सो दे शुड बी ओपन टू द फैक्ट दैट यू कैन हैव सम मेंटल प्रॉब्लम्स एंड दे शुड बी at least acceptant of the fact that you can have some problems. You may not be able to work for a couple of weeks. They should understand that. They should be empathetic. I think ये होना चाहिए. तो जैसे आपने अपने पिछले आंसर में बताया कि वुमेन इन साइंस इसलिए भी नहीं हमें देखने मिल रही है क्योंकि ये जो जर्नी है बहुत लॉन्ग टर्म की है. ठीक है, पीएचडी में काफी टाइम लग जाता है. बीएससी एमएससी के बाद आप पीएचडी करते हो और पीएचडी इटसेल्फ जो है वो 5-6 साल की होती है, राइट? लेकिन यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे पीएचडी 3 साल 3.5 साल में भी खत्म हो जाती है. तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी थोड़ा कम कर दिया जाए तो ज्यादा नंबर ऑफ लोग या फिर ज्यादा नंबर ऑफ वुमेन्स आ जाएंगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि अगर टाइम कम लगेगा तो शायद उनकी फैमिली वाले इनको अलाउ करने लग जाएं. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बट अनफॉर्चुनेटली रिसर्च टेक्स टाइम. आई मीन तो वहाँ कैसे कर रहे हैं लोग?
वहाँ पे जो करते हैं उससे पहले ना वो काफी प्रोजेक्ट्स करके जाते हैं. ओके. इट्स नॉट लाइक दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. कोर्स वर्क मोस्टली नहीं होता है एज फार एज आई नो. आई एम नॉट अ बेस्ट पर्सन फॉर दिस, बट आई थिंक वो कोर्स वर्क नहीं कराते हैं. एंड वहाँ के पीएचडी स्टूडेंट्स पहले से भी काफी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, सो दे नो मोर और लेस हाउ टू डू रिसर्च. सो दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट जस्ट उस 3 साल में एकदम शुरू से ही वो प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं. बट यहाँ पे जो होता है 5 साल में शुरू में वो कोर्स वर्क करना पड़ेगा, देन यू चूज योर सुपरवाइजर, देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग. सो ऑफ कोर्स इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. एंड थियोरेटिकल में भी जो होता है बैकग्राउंड मटेरियल पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है. तो मुझे नहीं लगता कि टाइम में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते. लेकिन अगर आपको ये नहीं लगता कि कोर्स जो है जैसे बीएससी के बाद अगर मैं कहता हूँ कि एमएससी ना करा के सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी रख दिया जाए कि आप 5 साल में एमएससी प्लस पीएचडी आपका वो इंटीग्रेट कर दिया जाए कि आपको 5 साल में कंप्लीट करना है, जिसमें इन पैरेलल टू योर कोर्स वर्क कुछ स्टडी मटेरियल्स भी दिए जाए आपको. और फिर उसको कंबाइन करने की कोशिश की जाए. तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा टाइम बचाया जा सकता है? आई थिंक दैट इज अ गुड मॉडल बिकॉज कोर्स वर्क में शुरू में जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं, आई मीन you can let them choose the advanced topics. और you हमेशा integrated PhD programs में at least you have to go through some entrance tests और interviews. तो basic वाला आपको पता है. तो advanced courses usually bachelors में पढ़ाया नहीं जाता. तो उनको अगर directly advanced courses पढ़ने देते हैं first year में, then it would be definitely good. But also having said that, probably they should continue their research from that institute only without thinking of leaving the institute. Then it will take more time. And also I feel आपका जो मॉडल बोल रहे हो 5 साल का, it should have some +1 extension वाला. Right. So that if somebody could not complete it within time, they have that opportunity. And I agree that it will help women researchers because उनका करियर काफी कट हो जाएगा. बीच का 2-3 साल उनको कम काम करना पड़ेगा, which is like पोस्ट डॉक का ड्यूरेशन. So it is good. Another thing I feel is that क्योंकि पोस्ट डॉक करते करते एंड देन फैकल्टी जॉब आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों का बहुत बढ़ जाता है. एंड मेनी पीपल यूजुअली गेट मैरिड ऑल्सो, दे स्टार्ट देयर ओन फैमिली. सो फॉर women I feel like if some of them are starting their family, let's say they should get some maternity leave and something like that. वो तो मिलता है बट वो मैटरनिटी लीव पेड होना चाहिए बस. और उसके बाद उनको जब कम बैक करना होता है, देखिए आप अगर 6 months का ब्रेक ले रहे हैं एंड गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, आफ्टर दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू रिसर्च विद योर फुल पोटेंशियल. सो देयर पीपल शुड बी वेरी एम्पैथेटिक टू देम. ओके. एंड फिर किसी का फैमिली है, किसी का किड्स है अगर, सो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि हाउ विल दे टेक केयर ऑफ द किड एंड ऑल्सो डू देयर रिसर्च. तो सारी जगह पे प्रॉपरली इक्विप्ड क्रैश होना चाहिए. जहाँ पे किसी के पास किड्स है तो वो किड्स को रख के लाइक नॉर्मली वो अपना काम कर पाए. आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी देयर. द कम्युनिटी जस्ट शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम. तो इससे जो है नंबर ऑफ वुमेन्स इन रिसर्च वो और आएंगे, थोड़ा इंकरेज करेंगे. मतलब इसको एक वायबल करियर ऑप्शन की तरह चूज करेंगे. और दूसरी बात है कि ये भी मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑलरेडी वुमेन पीएचडी करने आ गए उनको समझाना, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब बैचलर्स कर रहे हैं तब वहां पे जाके प्रोबेबली साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट शुड टॉक टू देम मोर, से दैट नो दिस इज अ वायबल ऑप्शन, करियर ऑप्शन. देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का तो फैमिली को भी सेंसर करना जरूरी नहीं है. दे देमसेल्व्स विल थिंक दैट दिस इज नॉट अ वायबल ऑप्शन फॉर मी. Because I am almost 30 now, so when I'll be stable in my life, that is the first question that comes. Right. Will I be safe there? एक और जगह जाके will I be safe from other things? Right. So I think more scientists should interact with bachelor students and tell them more that. Also listen to them. आपको लगता क्या है कि what are the problems if you are coming for a PhD? और वो जो points बोलेंगे, then you take them into account and try to build a model. Try to keep those things that I think that will help them more if they get the assurance that if I am going for a PhD, but these are my fears, the fears will be taken care of.
then they will be right. quite feeling quite मतलब कि safe. आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ा और ज्यादा बढ़े। और बढ़ेगी। right. और जो होता है कि सबको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हमें पहले से हम लाइक माइंडेड हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि ओके women's get a comfortable situation, but we often don't know what situation will cause them discomfort, what will cause them comfort. So it's very important to talk to the women who can say that okay, this is my problem, you solve it now. And if that situation is there, if the solution is there, why won't they come? They will come. right. तो मतलब बात करना है और फिर सोल्यूशन निकालना है, तो और अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। राइट, ठीक है। जैसे आपने बताया कि वुमेन्स जो है वो रिसर्च में कैसे ज्यादा नंबर में आ सकती हैं, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं उसमें हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है जिसको हम फेलोशिप भी कहते हैं, राइट। तो कैसे फेलोशिप ने आपकी रिसर्च की लाइफ को इम्पैक्ट किया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे बॉयज के फेलोशिप का इम्पैक्ट अलग होता है, आपकी फेलोशिप का इम्पैक्ट अलग होता है। तो बीइंग अ वुमन, आप ये बताइए कि फेलोशिप ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया, आपके रिसर्च लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया? एक्चुअली आई थिंक इन माय फैमिली एटलीस्ट मुझे बॉय या गर्ल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला है। तो मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सिमिलर। बड़े बेटों का यही होता है, बड़े बेटों का टिपिकली ऐसा ही होता है। मेरे फैमिली में भी ऐसा ही है। और मेरी पेरेंट्स थैंकफुली दे डोंट थिंक कि मेरा बेटा नहीं था तो क्या। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ स्कॉलर वाला थिंग। मेरा जो भी इशू था। एंड फेलोशिप्स हैव रियली हेल्प्ड मी। फेलोशिप्स के बिना प्रॉब्लली मैं ना कर पाती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं बहुत हायर एजुकेशन करूं, बट उनके पास उतना फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था कि वो एक आप बाहर रह रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट डबल, एंड देन सेमेस्टर फीस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो फेलोशिप्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। बैचलर्स के टाइम पे भी, एंड मैं बैचलर्स के टाइम पे भी घर से बाहर रह रही हूँ। सो इट वाज अ एडेड कॉस्ट इन व्हिच इंस्पायर फेलोशिप रियली हेल्प्ड मी आउट। देन आल्सो आईपीएचडी में शुरू से ही मुझे फेलोशिप मिल रहा है। राइट। तो एटलीस्ट जो होता है कि मैं खुद का खर्चा खुद उठा पा रही हूँ एट द इनिशियल स्टेज ऑफ माय जर्नी। देन पीएचडी के टाइम पे आई कुड आल्सो सपोर्ट माय फैमिली लिटिल बिट, एंड नाउ इन पोस्ट डॉक आल्सो आई एम एबल टू सपोर्ट। So I think without fellowship मुझसे नहीं हो पाता ये फील। Right. But having said that, I also feel like this is when we started, then I was very young. I did not have also that much of responsibilities. Right. But now what is happening is it's almost 10 years. I have given to this, and आगे भी जाके अनसर्टेन है। राइट। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि फेलोशिप का अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अभी इन माय 30s मेरे पीयर्स मुझसे काफी ज्यादा कमा रहे हैं, एंड दे आर आल्सो सपोर्टिंग देयर फैमिली, सो इट्स ऑफ कोर्स बेटर। नाउ इफ आई वांट टू स्टार्ट माय फैमिली न्यू, देन इट इज नॉट इनफ। Right. If I have to support 2 families, then definitely it's not enough. तो in that sense also, अगर फेलोशिप थोड़ा इंक्रीज होगा करंट स्टैंडर्ड में, बिकॉज हर जगह इन्फ्लेशन हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। सो फेलोशिप अमाउंट थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए कंपेयर टू करंट नॉर्म, कि इस एजुकेशन में आपको क्या मिल रहा है और आपके पीयर्स क्या इनकम कर रहे हैं, उस हिसाब से आई थिंक इसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव तो होना चाहिए, सो दैट पीपल कैन आल्सो थिंक दैट with this fellowship you can support families. But I still believe that the fellowship was increased when I was in my PhD, and that helped a lot. इनिशियली तो और भी कम दिया जाता था, राइट। अभी इट्स स्टिल सस्टेन, थोड़ा इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा बढ़ता है, हर 3 साल पे शायद बढ़ने का कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको फिर पीठ पे डंडे वगैरह खाने पड़ते हैं, मतलब ये सब करना पड़ता है तभी जाके आपके फेलोशिप। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी थोड़ा एक सिस्टमैटिक एक बना देना चाहिए चैनल की, इतने साल के बाद इतने फेलोशिप बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो बढ़ता रहता है। राइट। सो रिसर्चर्स जो होता है कि वो काफी ज्यादा टाइम देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला मैं शायद उतना काम नहीं करती हूँ, बट देयर आर रिसर्चर्स who work like night and day. Right. In that sense, given that
एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका डेडिकेटेड वर्क आवर नहीं है, तो मतलब आप जितना भी मर्जी काम कर सकते हो. सो देयर आर पीपल हु आर पुटिंग देयर बेस्ट एंड बेस्टेस्ट ऑफ एफर्ट्स. इसीलिए आई थिंक इन दैट सेंस द फेलोशिप आल्सो शुड बी मोर, so that they don't have any headache. Right. That even if you can save enough, even if you have to, stay without a job for some time, you can sustain a family. Right. तो बीइंग अ रिसर्चर, अगर मैं पूछूं कि एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आप बताइए एकेडमिया का, तो वो क्या होगा? एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हाँ, है, चलेगा. इससे आप सबको जज मत. एग्जैक्टली. मुझे लगता है ये कंपटीशन एंड विदाउट क्लैरिटी वाला कंपटीशन. ओके. लेट मी एक्सप्लेन. कोई भी एग्जाम आप देने चाहो तो एग्जाम का आप फील करोगे आपने 50 में कितना मार्क्स किया, उसमें एक कट ऑफ रहता है, फिर आपको पता होता है अच्छा कट ऑफ के नीचे है तो मैं फेल किया, कट ऑफ के ऊपर है तो एक काउंसलिंग होगा और मुझे जॉब मिल जाएगी. बिल्कुल सही. बट एकेडेमिया में जो होता है, आप ये सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है. देयर इज नो डिफाइंड बार कि अगर मेरा इतना हुआ तो मुझे इतना मार्क्स मिला तो मुझे जॉब मिलेगा, इतना मार्क्स नहीं मिला तो जॉब नहीं मिलेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. राइट. हम अप्लाई करते हैं एंड जैसे आपका शुरू के क्वेश्चन के दिस इज करेक्ट कि दे विल नॉट इवन गेट बैक टू यू. राइट. फिर रेफरेंस लेटर्स आर कॉन्फिडेंशियल, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल. फिर आपको बिल्कुल पता ही नहीं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बी देयर इन एकेडेमिया. तो मुझे अगर पैरामीटर्स ही नहीं पता चलेगा, एवरीबॉडी इज जस्ट गेसिंग एंड ट्राइंग टू डू दिस और दैट, बट इन द एंड नोबडी नोस. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पता रहता है, हाँ, बाकी आगे का नहीं पता कि आपका कैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं. I'm eligible to apply. Right. Even now I'm eligible to apply to some university contracted job, but they will not take me. This is some untold rule that I know. अच्छा, मेरा पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस उतना नहीं है, शायद इसलिए नहीं ले रहे. But even after I have it, even after people have 5-6 years of experience, even then they're not getting jobs. So what is the stable point? What do you actually have to do to stay here in academia? That is not understandable. तो और ये जो अनसर्टेनिटी है ये मुझे बहुत बग करती है. आई थिंक दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. राइट. वैसे बहुत अच्छा ये आंसर है. और अगर कोई देख भी रहा होगा, कोई रिसर्चर होगा तो काफी हद तक इसको रिलेट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अपनी की है, तब भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही. हाँ बिल्कुल. और कुछ लोगों को लगेगा अच्छा शायद मैं सीनियर फैकल्टीज के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, that's why I'm not getting a job. Right. But there will be always an example जहाँ पे उन्होंने किया होगा. Right. फिर कुछ लोग इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हैं. मुझे हमेशा लगता है if I'm capable of doing independent research, that means I'll be able to supervise somebody in the future. But that is also not a good thing. Then nobody knows what the parameters are. Right. I think that is the main issue. तो वो नॉर्म ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है. हाँ, और मुझे कोई सोल्यूशन भी समझ में नहीं आता इसका, because it cannot be like it's not quantifiable. That's the main problem I think. हम हमेशा अनसर्टेन रहेंगे. एक ईमेल करके बैठे रहना है कब वो रिप्लाई करेंगे. Exactly. और अगर आपने कहीं का फॉर्म भरा तो ये जरूरी नहीं है कि वहां से कुछ रिप्लाई आएगा, और अगर नहीं आया तो ये समझ लो कि नहीं हुआ है, और फिर खुद ही गेस करो कि क्यों नहीं हुआ. तो ये बहुत डॉन्टिंग है. बहुत ज्यादा. बिल्कुल. हमेशा हमें अगर फीडबैक मिलेगा तब ना जाके हम इम्प्रूव करेंगे. राइट. बट फीडबैक ही नहीं पता, पैरामीटर्स ही नहीं पता, देन हाउ कैन वी इम्प्रूव. राइट. ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं. तो मुक्ता ज्योति साहा, क्या मुझे ये भी बता सकते हैं कि जैसे वुमन इन रिसर्च आप भी हो, ठीक है, तो आपको अगर कोई मैसेज देना हो जो फीमेल्स अभी रिसर्च में आई हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगी अपनी तरफ से? मेरा मैसेज ये, या फिर जो आना चाहते हैं, हाँ, जो आना चाहते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू अदर पीपल अबाउट योर प्रॉब्लम्स इफ यू हैव सम. ओके. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, after you are here, don't think yourself as female or male. Okay. There is nothing. आपको भी सोचना नहीं चाहिए, दूसरों को भी ये बोलना नहीं चाहिए. Right. बाकी of course कुछ चीजें तो डिफरेंट होंगी, जैसे कि मैटरनिटी लीव वाला थिंग मैंने किया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते. दैट इज हाउ वी आर डिजाइन्ड. सो उसको आप एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह सोचो. यू शुड नॉट थिंक कि बीइंग अ वुमन यू आर वीकर.
because of that. But think that because of those struggles also you are stronger. You can handle situations in a better way. So I think first thing is, और जब हम साइंस के बारे में बात करेंगे तब तो जेंडर आना ही नहीं चाहिए. Exactly. And not only male and female, there are transgender people, there are homosexual people. I think साइंस तो जस्ट मैंने बोला था कि पेन एंड पेपर में करना है या फिर कोई मशीन को देख के एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें जेंडर कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल सही. ह्यूमन ब्रेन तो सेम है. बिल्कुल सही बात है. सो आई थिंक सबको ना ह्यूमनाइज करना बहुत जरूरी है. हम सब ह्यूमन है, हम सब रिसर्चर्स है. इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए. बाकी अलोंग द वे वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, यू हैव टू ब्रिंग योर वॉइस अप. क्योंकि हमेशा पहले स्टूडेंट्स के पास भी वॉइस नहीं था. स्टूडेंट्स सोचते थे हम इंफीरियर है तो हमारे पास वॉइस नहीं है. स्टूडेंट्स ट्राई टू ब्रिंग देम अप, दे ट्राई टू फाइट फॉर देयर राइट्स. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. इफ यू आर फेसिंग सम डिस्क्रिमिनेशन देन यू हैव टू स्पीक अप. दैट्स ऑल. देयर आर वुमेन सेल. लेकिन उसमें भी तो डर है ना कि राइट कि मतलब बहुत सारी जगह ऐसा भी हो रहा है. मैं अभी भी बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा होगा बहुत इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस में हो रहा होगा ये कि वहां पे लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन वो नहीं आवाज उठा रही है. राइट. क्योंकि उनको डर है कि आगे चल के मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने आवाज उठाया और मैं यहाँ से भी निकाल दी गई या फिर कुछ भी एलिगेशन लग गया, तो वो एक डर बना रहता है. इसका मतलब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? इस डर का आई थिंक वुमेन सेल को लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, लेना चाहिए. एंड देन विमेन सेल के साथ काउंसलर भी होना चाहिए, जिनको जाके एक्चुअली यू नो विमेन सेल में जाने में भी आपको डर लग सकता है कि विमेन सेल में पता चल जाएगा कि दूसरे प्रोफेसर है, उनको पता चल जाएगा कि मैं ये बोल रही हूँ. देन अगर कोई काउंसलर है उनके साथ जाके बात करके आई कैन गेट द करेज, एटलीस्ट आई कैन टेल द काउंसलर माई प्रॉब्लम्स. ऐसा हर इंस्टीट्यूट में होता है. वैसे उन ऑलरेडी आई थिंक many intelligent people, more than intelligent than me, they have always thought these problems. There is a counseling cell, there is a women cell, but I think उनको more effective होना चाहिए. काफी लोगों को अगर problem मिल रहा है then they should go. Then I also think about another thing, that is ये चीजें कोई कंप्लेन हो रहा है, अगर सपोज कोई डिफिकल्ट सा सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रॉब्लम है, वो ऑफन अगर विमेन सेल में गए उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल में उसको दबाया दिया जाता है. काफी जगह पे होता है ऐसा. सो उसके लिए मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूट्स को एक कॉमन बॉडी बनाना चाहिए जो हर एक इंस्टीट्यूट के विमेन सेल के कंप्लेंट्स को रिव्यू करेंगे. राइट. जो एक हायर बॉडी के पास जाते हैं. सो इट शुड बी अ सेपरेट बॉडी आल्सो जो इनको रिव्यू कर सकते हैं. एंड पीपल शुड बी अकाउंटेबल. ठीक है. Having said that, I said women should be humanized. Then there can be people who want to misuse this sort of things. There should be the reviewers are important for that only. Right. That if some complaint is coming, you have to verify the things. You have to first be empathetic that वो जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो सही है probably. You do a thorough check. मतलब वही मतलब जो क्लेम हुआ है उस पे प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन तो चीजें जो है और अच्छे से अनफॉर्चुनेट बट करना तो पड़ेगा. राइट. जाके मुझे लगता है आगे जाके धीरे धीरे चीजें सही होंगी. तो वो धीरे धीरे तो पहली प्रॉब्लम होती है कि इंस्टीट्यूट के वुमेन सेल में ही जाने में लोग डरते हैं. राइट. देन वो डर इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स होंगे, अगर पता लग गया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, देन दैट मे बी अ डिजास्टर फॉर देम. सो देयर शुड बी अ कमिटी टू होम they are accountable. थोड़ा एनोनिमस ही हो तो ज्यादा सही होगा. एनोनिमिटी होगा तो भी अच्छा होगा. बट इफ समबडी यहाँ पे एनोनिमिटी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी बात सही है. आप एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर कंप्लेन करना चाहे तो यू कैन नॉट बी एनोनिमस. लाइक फिर तो मेरी आपके साथ दुश्मनी है, मैं आपके बारे में गलत बोल रही हूँ. ये भी होता है. मिसयूज हो सकता है. एग्जैक्टली. ये तो होता है. हाँ, इसीलिए रिव्यू थोड़ा इम्पोर्टेंट है. सो जो होगा कि विमेन सेल जो है इंस्टीट्यूट का, उसका कंट्रोल सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में नहीं रहना चाहिए. उसका कंट्रोल एक पूरा कॉमन
Indian committee should be there who will review these things. There are Indian student associations, right? ऐसा होना चाहिए जो regular आके review करें. I think that's all. फिर they can ask if a complaint has come, why haven't you taken an action? राइट और वो जो बड़ी अथॉरिटी बैठी है उनको सवाल करना हाँ, चाहिए. उनको सवाल करना चाहिए. राइट फेलोशिप्स के कमिटी भी करते हैं, राइट? सो व्हाई नॉट आल्सो दिस? राइट ठीक है. I think just this one. Sorry, Right, just right. one point to add. Having said all this, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. So I can always say, I can tell the women the hopeful side. Right. That you see, I have not faced this. My supervisor is a woman, and I have had such nice experience. Right. रिसर्च वाला स्ट्रगल तो सबका है. हाँ, वो तो रहेगा. नहीं हुआ तो आप अगर ह्यूमन सोचो एंड जस्ट आप अपने लिए आवाज उठाओ. ये मैसेज सिर्फ वुमेन को नहीं, सबको जाता है. Exactly. यू आर फेसिंग समथिंग, जस्ट स्पीक अप, दैट्स ऑल. बाकी होता रहेगा. राइट आवाज उठाओगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही. हाँ, बिल्कुल. राइट ठीक है. तो बात करके आपसे काफी ज्यादा अच्छा लगा. काफी पॉइंट्स पे हमने चर्चाएं की. रिसर्च को काफी अच्छे से अनप्लग कर चुके हैं अब हम लोग. अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सारे रिसर्चर से पूछता हूँ, क्या दी आप ये भी बता सकती हैं कि कोई अगर रिसर्च में एंट्री करना चाहता है, फीमेल मेल की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक रिसर्चर जो अभी बीएससी एमएससी किया है, वो रिसर्च की फील्ड में आना चाह रहा है, वो पीएचडी करना चाह रहा है, तो उसके पास कौन से चेक पॉइंट्स होने चाहिए बिफोर एंटरिंग टू दिस फील्ड? चेक पॉइंट्स, ओके, लाइक उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए? इंफॉर्मेशन कह सकते हो, या चेक पॉइंट्स का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर पीएचडी में आना चाहता हूँ, तो मेरी क्या प्री रिक्विजिट कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ नॉलेज होना चाहिए बिफोर एंटरिंग टू दिस, या फिर कुछ और भी चीजें हैं? कुछ ऐसे अगर 3-4 आप चेक पॉइंट्स बता देंगे तो वो अगर कोई देख रहा है जो कि पीएससी एमएससी अभी इमीडिएट किया है और वो आना चाह रहा है, तो एटलीस्ट उससे कनेक्ट हो पाएगा. फर्स्ट थिंग इज, इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ओके ठीक है. पीएचडी करके आप फिर क्या करना चाहते हो, दैट इज देयर. आप पीएचडी के बाद भी कॉर्पोरेट जॉब में लगा सकते हो, या फिर आप रिसर्च में एकेडेमिया में रह सकते हो. और अगर द सेकंड ऑप्शन इज फॉर यू, देन इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, अनसर्टेन. सो यू हैव टू बी पेशेंट. ये सेम थिंग रिसर्च अच्छा करने के लिए भी है और रिसर्च में टिक के रहने के लिए भी है, कि आपको पेशेंट तो होना पड़ेगा. आप कोई भी चीज आप इमीडिएट वाला डोपामिन आपको नहीं मिलेगा. इट्स ऑलवेज अ लॉन्ग शॉट. सो वो चाहिए आपका. देन यू शुड नो दैट व्हेन यू आर एंटरिंग, यू आर स्टिल यंग. व्हेन यू विल गो आउट, विल बी मच ओल्डर. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, बट द फेलोशिप अमाउंट स्टेज द सेम. तो मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अगर बिना सोचे आए तो ज्यादा ठीक है. हाँ, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा. और पीएचडी करते करते आप ग्रो करोगे. ये पूरा फेज आपका पूरा आगे का लाइफ को शेप करेगा. एग्जैक्टली. पीएचडी के टाइम पे आप कैसे कर रहे हो, तो आपका, मुझे लगता है आपको मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए. जो उतना लोग बोलते नहीं है. फिजिकल हेल्थ का हम सोचते हैं, वो खाना खा के प्रॉपर एक्सरसाइज करके ठीक हो जाता है, बट मेंटल हेल्थ का भी आपको कुछ सोचना चाहिए शुरू से, कि इट विल बी वेरी डॉन्टिंग. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. That's what I think is the most important point. तो आपको लगता है, एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा इसी में, कि जैसे आपने 3-4 पॉइंट बताया, क्या आपको लगता है कि पीएचडी में आने से पहले अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो थोड़ा सा हेल्प होगा और ज्यादा? I think it is a very good point. ये थोड़ा जो है मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करेगा. हाँ, बिल्कुल. अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो आप उसको छोड़े ना. नहीं. जैसे आप जब आ गए हैं तो आपको गाना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको कोई भी गेम पसंद है, आपको स्किपिंग करना पसंद है, आपको कुछ बजाना पसंद है, आप वो करते रहे, उसको छोड़े मत. कुछ भी, बिल्कुल. तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं रिसर्च करने, वहां पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप जाके पार्टिसिपेट करें. इससे आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा अच्छी हो पाएगी, जिससे आप अपनी पीएचडी जर्नी को थोड़ा सा और आसान बना पाएंगे. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट अंशुमन. सब सोचते होंगे अच्छा हम जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा होगा, बट यू टेक सम टाइम ऑफ योर डे एंड डू व्हाट यू लव अदर देन दिस, देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प.
जैसे गाना गाना या फिर Right. पेंटिंग करना, ये Right, सब भी आपको right, एक ठहराव right. देता है, Right, तो right. वो आपको इंटर्न हेल्प करेगा। और आई थिंक ये मैं पहले नहीं किया था, अभी पोस्ट डॉक में मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट टू ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव। सो आप अगर सुबह रनिंग के लिए जा रहे हो या फिर कुछ वॉकिंग के लिए भी जा रहे वॉकिंग के लिए भी जा रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कर रहे हो, सो वो आपको बहुत हेल्प करता है। राइट, वो छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है, Right. रादर और ज्यादा Right. करना है। यूजुअली Right. ऐसे Right. आइजर की तरह कैंपसेस में इन सब का ये फैसिलिटीज काफी ज्यादा होता है, जो यूजुअली बाहर नहीं होता। Right. इंडिया में आप फुटपाथ में वॉक नहीं कर सकते, Right. Right. बट ऐसे कैंपस के Institute. अंदर आप कर सकते हो। तो आई थिंक वो नया नया रूटीन आपको इंक्लूड करना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। That's what I feel. राइट राइट, It's a very good point. तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आप हाँ, कुछ लेके चलते हो तो आपको वाकई में कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। और रिसर्च की लाइफ है, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, करते चले जाना है कुछ ना कुछ चीजें। तो और लाइफ में फन भी करना चाहिए। राइट राइट राइट। अच्छा, ये फन से याद आया, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और इससे मुझे याद आया एक पॉइंट और है मेरा, जाते जाते वो भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि मैं भी रिसर्चर था, ठीक है, हाँ। मैंने अपनी पीएचडी जर्नी के दौरान बहुत सारी छुट्टियां ली है। हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मतलब आइजर भोपाल की मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने यहीं से पीएचडी की है, और भी कुछ मेरे दोस्त हैं इधर उधर, तो उनसे बात करने पे ये पता चलता है कि वो लोग छुट्टियां नहीं लेते, राइट। लेकिन आपको पीएचडी जर्नी में या फिर कहीं पे अगर आप पीएचडी एडमिशन लेते हो तो आपको 30 छुट्टी वो इंस्टीट्यूट ही देता है, हाँ। जो कि पेड लीव रहती है, राइट। तो आप 30 छुट्टियां ले सकते हो चाहे जब, संडे और सैटरडे उसमें काउंट नहीं होता है, नहीं। राइट हाँ। राइट। अब मुझे और, लेकिन अगर आप वहां पे डेटा निकालोगी, जो कि मैं आज ही देख रहा था, Okay. ठीक है, फिजिक्स ऑफिस में मैं गया था, वहां से मैंने देखा तो 70% लोगों की 20+ छुट्टियां बची हैं अच्छा, एक साल की। ओके। मतलब आप समझो कि ऐसे 70% रिसर्चर हैं जिन्होंने 10 दिन भी छुट्टी नहीं ली है। हाँ, आप मुझे बताओ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है रिसर्च की लाइफ? इसका इम्पैक्ट बहुत गंदे तरीके से पड़ता है। राइट राइट। तो क्या इसमें आपको ये नहीं लगता कि सुपरवाइजर को भी इसमें थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना चाहिए? आई थिंक ये सुपरविजन में ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। थैंक्स फॉर द पॉइंट, क्योंकि उनको ये बोलना चाहिए कि तुम छुट्टियां लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ तो ये एक्चुअली बाहर काफी होता है, ऐसा मैंने सुना है कि उनको बोलेंगे कि तुम छुट्टियां लो। ओके, तो इससे वैसे इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। हाँ। अगर आप 3-4-5 महीने काम कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए, अभी आप जगह चेंज करके कहीं जाते हो और फिर आते हो तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। सुपरवाइजर्स को खुद को भी छुट्टियां लेना चाहिए। Right, इंडियन साइंटिस्ट इन जनरल छुट्टियां बहुत कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, यही दिक्कत उनको है। ये प्रमोट करना और चाहिए। आपको पता है, जब मेरा सुपरवाइजर छुट्टी नहीं ले रहा है, हाँ। बच्चे सोचते हैं मैं कैसे ले सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, उनको ये लगेगा दिक्कत है। शायद गिल्ट फील होगा कि हाँ। हम क्यों कर रहे हैं। तो सबको ह्यूमनाइज करना चाहिए। मे बी वीक का एक दिन छोड़ दो जब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे Exactly. एकेडमिक, हाँ। सो विल जस्ट हैंग आउट टू हैव सम फन। और छुट्टी लो, छुट्टी ना लेके क्या होगा, दिमाग एक चीज अगर नहीं हो रहा है, एक दिन कम काम करने में भी वो बहुत आगे नहीं बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये तो करना चाहिए डेफिनेटली। तो ये जो ये छुट्टियों वाला है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ मैं। आज ही हाँ। बता तो रहा हूँ, आज ही मैंने देखा और मैं मतलब ऐसा शॉक सा रह गया कि कैसे, मतलब क्यों लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि वही कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। एग्जैक्ट। और अब आप ये सोचिए, आगे चल के वो जो 70% रिसर्चर्स हैं जिन्होंने छुट्टियां नहीं ली है अपनी पीएचडी में, वो जाके सुपरवाइजर बनेंगे। बिल्कुल। अब वो इम्पोज करेंगे ना आगे, तो ये तो सिस्टम और भी खराब होता जाएगा। और एक और काफी इम्पोर्टेंट बात भी है, हमेशा हम सोचते हैं कि सिक्योर जॉब्स Exactly. बट पीएचडी स्टूडेंट्स जो करते हैं ना, अपना एक खून बना लेते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल जाते। हाँ, मतलब इट जस्ट डजंट हेल्प। आई एम आल्सो एन इंट्रोवर्ट, आई हैव टू पुट सच एफर्ट टू टॉक टू अदर पीपल। बट कुछ लोगों को मैं देखती हूँ जो काफी कैजुअली दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं, जैसे कि आप। तो बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जाके
इन स्ट्रगल्स के बारे में बात करो। और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आप जाके कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे जाओ जहाँ पे आप पॉलिसी मेकर्स बनो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के लिए, है ना? या फिर यही तो आगे जाके यही साइंटिस्ट ही आगे जाके बनते हैं शायद बने। वो ऑप्शन कोई सोचता नहीं है, बट कुछ साइंटिस्ट को हमारे इट्स नॉट दैट प्लेजेंट, बट गवर्नमेंट में जाके भी जाना चाहिए सो दैट द फंड्स आर कमिंग, सो दैट गवर्नमेंट वांट्स टू फंड फंडामेंटल साइंस। राइट बट ये चीजें आप कभी कर नहीं पाओगे अगर आप किसी से बात ही नहीं करते। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे, ये नहीं कर पाओगे। सो ये सोचना चाहिए आई थिंक स्टूडेंट्स को कि सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना चाहिए। इसके लिए क्लब्स है, एनजीओज स्टार्ट दैट। और यूजुअली आई हैव सीन दैट हर कोई इंस्टीट्यूट के एरिया में बाहर जो वर्कर्स के फैमिलीज रहते हैं, आप जाके उनको पढ़ाओ। राइट ऐसा ग्रुप्स बना के होता है यूजुअली। आप अगर ऐसा ट्राई करोगे देन इट वुड बी आपके लिए भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। जैसे मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत स्किल आपको सीखनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि स्किल सीखने का मतलब है कि आपको बहुत झन्नाटेदार इंग्लिश आनी चाहिए या कुछ भी आना चाहिए। वो बिल्कुल जरूरी नहीं। किसी से भी बात करो, चाहे जो बात करो, बिल्कुल राइट। वो जब बात करते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे बात करने की बढ़ेगी और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। आप सोशली बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो मुक्ता ज्योति साहा आज हमारे साथ थी। इनसे बात करके बहुत सारी चीजें सीखने मिली, बहुत सारी चीजें इन्होंने सिखाई जो वुमेन इन साइंटिस्ट हैं अभी या फिर आना चाहती हैं। तो मैं अंशुमन अब विदा लेता हूं इस आज के एपिसोड से। हमारे साथ आज डॉक्टर मुक्ता ज्योति साहा थी। अगर आपको इनसे कोई भी सवाल पूछना है तो इनके ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे इनकी ईमेल आईडी मिलेगी। आपको अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप इनको पूछ सकते हो, जरूर रिप्लाई देती हैं। जैसा कि इन्होंने कहा था कि आप पीएचडी से या फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर जो हैं अभी एग्जिस्टिंग, उनसे बात करके पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है रिसर्च में, क्या नहीं हो रहा है, तो ये जरूर रिप्लाई देंगी। और इस पॉडकास्ट से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सजेशंस दे सकते हैं। तो सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए रिसर्च अनप्लग्ड। थैंक यू।